अमेरिका में एक सामाजिक कार्यकर्ता हुई, ताउम्र महिलाओं के हक के लिए लड़ी। नाम जेन एडम्स। 1931 में जेन को नोबेल पीस प्राइज मिला। एडम्स ने एक बार लिखा था, ट्रू पीस इज नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ वॉर, इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ जस्टिस। यानी शांति सिर्फ युद्ध खत्म होने से नहीं आती, इसके लिए न्याय का होना भी ज़रूरी है। युद्ध बीत जाते हैं, युद्ध के अपराध बचे रहते हैं, जब तक कि उनके ऊपर ज़रूरी न्याय का मरहम न लगा दिया जाए वो पनपते रहते हैं, उनके घाव रिसते रहते हैं, जैसा कि हज़ारों कोरियाई महिलाओं के साथ हो रहा है। इन महिलाओं को जापानियों ने ज़बरदस्ती सेक्स स्लेव बनाकर रखा था। उनमें से कई उस वक्त नाबालिग थी। इस अपराध के होने के 5 दशक बाद साउथ कोरिया में न्याय की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हुए। जापान से माफ़ी और मुआवजे की मांग को आज 3 दशक पूरे हो चुके हैं। इसके बावजूद इन महिलाओं को, उनके परिजनों को बार बार निराशा हाथ लगती है। युद्ध खत्म हो गया, चोट के निशान कायम हैं, कभी मिटेंगे कहना मुश्किल है। आज जानेंगे जापान का वॉर टाइम सेक्स स्लेवरी कांड क्या है, जापान पर क्या आरोप लगते हैं और क्या कभी पीड़ित महिलाओं को न्याय मिल पाएगा। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा कार्यक्रम दुनियादारी। सेक्स स्लेवरी की इस दास्तान को आप समझ पाएं, इसके मर्म को जान पाएं, इसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले 3 सच्चे अनुभव सुने फर्स्ट पर्सन में। पहला अनुभव, ये महिला क्या बताती हैं। 1936 का साल था, मैं 17 साल की थी। एक दिन गांव का मुखिया मेरे घर आया। उसने मुझे फैक्ट्री में नौकरी दिलाने का वादा किया। मेरा परिवार बहुत गरीब था, मैं उसकी बात पर राज़ी हो गई। फिर मुझे एक जापानी ट्रक में भरकर स्टेशन लाया गया, जहां 20 से ज़्यादा कोरियन लड़कियां पहले से बैठी थीं। फिर हमें ट्रेन में बिठाकर चीन भेज दिया गया। फैक्ट्री में काम देने का वादा किया गया था, लेकिन जब हम ट्रेन से उतरे तो वहां फैक्ट्री का नामो निशान तक नहीं था। हर लड़की को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया गया, सोने के लिए चटाई भर। कमरे के दरवाजे पर नंबर लिखा होता। हमें वहाँ आए 2 दिन हो चुके थे। तीसरे दिन एक जापानी सैनिक तलवार लेकर कमरे में आया, मारने की धमकी दी। बोला, जैसा कहता हूँ वैसा करो। उसके बाद उसने मेरा बलात्कार किया। वो बाहर गया। फिर अगला सैनिक आया, उसने भी ऐसा ही किया। उस रात 15 से 20 जापानी सैनिकों ने मेरा यौन शोषण किया और उस रात का ये सिलसिला कई बरसों तक चला। उस कैंप में लगभग हर हफ्ते लड़कियों का टेस्ट किया जाता था। जिन लड़कियों में कोई बीमारी या संक्रमण पकड़ में आता, वो अचानक से गायब कर दी जाती और फिर उन्हें अनजान जगहों पर मरने पर दफना दिया जाता। अब दूसरा अनुभव सुनिए। नार्सिसा क्लेवेरिया फिलीपींस की राजधानी मनीला में रहती हैं। उम्र 90 के पार हो चुकी है। जब जापानियों ने उन्हें किडनैप किया तब 12 साल की थी। बरसों तक उन्हें सेक्स स्लेव बनाकर रखा गया। दिसंबर 2020 में नेशनल पब्लिक रेडियो से बात करते हुए नार्सिसा ने कहा था, अगर मैं सूर्य को अस्त होने से रोक सकती तो मैं वैसा ज़रूर करती, क्योंकि जैसे ही सूरज ढलता था, रात होती थी, मेरा रेप होना शुरू हो जाता था। अब ये तीसरा अनुभव, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है। बुसान में रहने वाली ली ओक सोन 14 साल की थी। एक शाम घूमने निकली, तभी एक कार उनके पास रुकी। उस कार में ली को किडनैप कर लिया गया और फिर चीन ले जाया गया। उसके बाद उन्हें जापानी सैनिकों के हवाले कर दिया गया। फिर उनके साथ कई साल तक रेप और टॉर्चर होता रहा। वॉर खत्म हुआ तो ली को मुक्ति मिली, लेकिन अपना दर्द बयां करने में कई दशक बीत गए। कैद से छूटने के लगभग 70 बरस बाद ली ओक सोन जर्मनी गई और वहाँ उन्होंने अपने बारे में सिर्फ इतना कहा, वो जगह इंसानों के लिए नहीं थी, वो एक कसाई खाना था। ये 3 कहानियाँ आपने सुनी, ये सिर्फ उदाहरण है बहुत छोटे से। असली आंकड़ा ऐसी कहानियों का लाखों में है। जापानी सैनिक 1910 से 1945 के बीच कम से कम 2 लाख महिलाओं का बलात्कार कर चुके थे, एक अनुमान के मुताबिक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जापानियों ने बहुत सारे दस्तावेज जला दिए। जो कुछ आंकड़े बाहर आए वो इतिहासकारों की गणना पर आधारित हैं। वास्तविकता कहीं ज़्यादा भयानक है, ऐसी आशंका है। इस अत्याचार का पहला सिरा 1910 के बरस से शुरू होता है। इस साल क्या हुआ था? 1910 में जापान ने कोरिया पर हमला कर इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। कोरिया उस समय साउथ और नॉर्थ में नहीं बटा था। कोरिया के बाद जापान का मन और बढ़ा। आने वाले वक्त में उसने चीन, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस समेत कई एशियाई देशों पर कब्जा किया। जापान के सैनिकों के हमले का एक पैटर्न होता था। वो जिस भी शहर में घुसते वहाँ नरसंहार मचाते, किसी को कैद करके रखना पसंद नहीं करते। इससे उनके ऊपर बोझ पड़ता था, उन्हें लगता था कैद करने से, इसलिए वो कैदी बनाने के बजाय सर काट देते और महिलाओं और बच्चों को भी ज़्यादातर बार नहीं बख्शते।
इस पैटर्न में एक बड़ा मोड़ आया दिसंबर 1937 में। उस समय जापान चीन के साथ युद्ध लड़ रहा था। शंघाई को जीतने के बाद जापान का मनोबल 7वें आसमान पर था। 13 दिसंबर को जापानी सैनिक नानजिंग में घुसे। वहां गिनती के चीनी सैनिक बचे थे। उन्हें मारने के बाद जापानियों ने आम नागरिकों को निशाना बनाना शुरू किया। अगले 6 हफ्ते तक ये नरसंहार चला और इसमें 3 लाख से ज़्यादा बेगुनाह लोग मारे गए। पर जापानी यहीं नहीं रुके। उन्होंने नानजिंग में लगभग 80,000 महिलाओं का रेप भी किया। द वर्ल्ड्स ब्लडीएस्ट हिस्ट्री नाम की किताब में जोसेफ कमिंस ने सेना के साथ चल रहे एक जापानी पत्रकार के हवाले से लिखा, नानजिंग में जापान के तेजी से आगे बढ़ने की एक और वजह है। दरअसल वरिष्ठ अधिकारियों ने सैनिकों को लूट और बलात्कार की खुली छूट दे रखी है। उस समय जेम्स मैकलम नाम का एक मिशनरी भी नानजिंग में मौजूद था। उसने अपनी डायरी में जो लिखा, जिसका किताब में जिक्र है, वो भी जान लीजिए। मैंने अपने जीवन में ऐसी बर्बरता कभी नहीं देखी। रेप रेप रेप। उस समय नानजिंग में हर रोज़ 1000 से ज़्यादा महिलाओं का बलात्कार हो रहा था। नानजिंग की इस घटना का जिक्र पूरी दुनिया में फैला। जापान के तत्कालीन सम्राट हिरोहितो को अपनी इमेज की चिंता सताने लगी। फिर उन्होंने आदेश दिया, जिसका मजमून था, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, मात्रा का ख्याल रखो। सम्राट ने आदेश दिया कि सैनिकों के लिए कंफर्ट स्टेशनों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि वो ये काम न करें। ये कंफर्ट स्टेशन वाला सिस्टम बहुत पहले से काम कर रहा था। सम्राट के आदेश के बाद उसको एक वैधानिकता, हरी झंडी मिल गई। कंफर्ट स्टेशन सैनिकों की सेक्स की चाह को पूर्ति करने के लिए बनाए गए थे। इसमें इच्छा से आई या किडनैप कर लाई गई लड़कियों और महिलाओं को रखा जाता था। नानजिंग की घटना के बाद कंफर्ट स्टेशंस की संख्या अचानक से बढ़ गई। महिलाओं की कमी होने लगी तो जापानियों ने नया रास्ता निकाला। अपने नियंत्रण वाले इलाकों से नाबालिग बच्चियों का अपहरण कर लाने लगे। गांव में अपने एजेंट छोड़ दिए, जो नौकरी का झांसा देकर लड़कियों को लाते और ज़बरदस्ती गलत काम करवाते। उनके निशाने पर अक्सर गरीब परिवार की लड़कियां होती, जो गरीबी के चंगुल से निकलने की कोशिश में निकलती बाहर और फिर इस जाल में फंस जाती। इन महिलाओं को एक नाम भी दिया गया, कंफर्ट विमेन। ये सिलसिला सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक चलता रहा। फिर अगस्त 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया। जापान को हार कर आत्मसमर्पण करना पड़ा। तब जाकर कंफर्ट स्टेशन बंद हुए, पर पूरी तरह से नहीं। 2007 में न्यूज़ एजेंसी एपी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। इसकी माने तो कुछ कंफर्ट स्टेशन जापानियों की हार के बाद भी चल रहे थे। उन्हें अमेरिकी सैनिकों के लिए खुला रखा गया। आखिरकार जनरल डगलस मैकआर्थर के आदेश के बाद 1946 में ये सिस्टम पूरी तरह से बंद हुए। इसके बाद सर्वाइव जो हुई थी महिलाएं, जो बची थी, उन्हें उनके घर वापस भेजा जाने लगा। पर समाज ने इन महिलाओं को स्वीकार नहीं किया। जो कुछ उनके साथ घटा था उसके लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहरा दिया। सैकड़ों महिलाएं यौन बीमारियों के चलते भी गुजर गई। कई ने आत्महत्या कर ली। और जहाँ तक जापान की बात है, वो इस अपराध से लगातार इनकार करता रहा। उसने कंफर्ट स्टेशन के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिए। ये सब होते होते 1980 का बरस आ गया। 1987 आया। साउथ कोरिया में लोकतंत्र की वापसी हुई और तब कोरिया की महिलाओं ने अपने साथ हुए अत्याचार की कहानियां सुनानी शुरू की। धीमे धीमे इन महिलाओं की संख्या बढ़ती गई। साउथ कोरिया की सरकार ने उनका पक्ष लिया और जापान से भरपाई की मांग की। आखिरकार 1993 में जापान ने कंफर्ट स्टेशन में महिलाओं के साथ बर्बरता के आरोपों को स्वीकार किया, माफ़ी भी मांगी, लेकिन यह आधिकारिक माफ़ी नहीं थी। जापान ने कभी खुले दिल से अपना अपराध स्वीकार नहीं किया और ना ही कभी न्याय देने की कोशिश की। कई जापानी नेता आज भी कंफर्ट स्टेशन का इतिहास नहीं मानते। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, उन्होंने 2007 में ये बयान देकर सनसनी फैला दी थी कि कंफर्ट स्टेशन में महिलाएं मर्जी से गई थी, किसी ने उन्हें जाने के लिए मजबूर नहीं किया था। शिंजो के इस बयान के बाद भारी बवाल भी मचा था और फिर उन्हें माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। और तब से अब तक ये मामला कहीं नहीं गया, अटका हुआ है। 2015 में जापान ने सर्वाइवर्स को मुआवजा देने का ऐलान किया था। दोनों देशों के बीच इसको लेकर समझौता भी हुआ, लेकिन उसके बाद इस मुद्दे पर आगे कोई बात नहीं हुई। ये कहा गया आगे कोई बात नहीं होगी। फिर 2016 में साउथ कोरिया की सरकार ने रिव्यू पैनल बिठाया। पैनल ने जांच के बाद कहा कि पर्याप्त नहीं है, जापान को पहले अपना अपराध स्वीकार करना होगा। जापान ने ये मांग मांगने से साफ इनकार कर दिया। जो फंड दिया था उसे कुछ कंफर्ट विमेन ने स्वीकार किया, लेकिन कई ने पूरी तरह रिजेक्ट किया और मांग की कि जापान अपनी आंख में थोड़ा पानी लाए और गुनाहों की समुचित माफ़ी मांगे। इन सर्वाइवर्स की संख्या अब कुछ 100 के आसपास बची है। 90% से ज़्यादा कंफर्ट विमेन, जो इनको कहा गया, वर्ल्ड वॉर खत्म होने से पहले ही मारी जा चुकी थी। जो जीवित हैं उन्हें भी जीते जी न्याय मिलने की संभावना दिनों दिन क्षीण होती जा रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि आज ये कहानी क्यों सुनाई। 8 जनवरी 1992 को पहली बार इन महिलाओं ने अपना संघर्ष शुरू किया था। जापान की तत्कालीन प्रधानमंत्री किची मियाजावा
उस समय साउथ कोरिया के दौरे पर थे और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने तब इन महिलाओं के साथ मिलकर मियाजावा के दौरे का विरोध किया था। वो दिन बुधवार का था और तब से हर बुधवार को लोग सओल में जापानी दूतावास के पास इकट्ठा होते हैं, आधिकारिक माफी की मांग दोहराते हैं। इसे वेंसडे रैली का नाम दिया गया है। इस साल 5 जनवरी को रैली के 30 बरस पूरे हुए। अभी तक 1525 बार ये रैली आयोजित हो चुकी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सिलसिला तब तक चलेगा जब तक जापान अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगता। ऐसा कब होगा ये तय नहीं, पर इतना ज़रूर तय है कि ये सदियों तक जापान की समृद्धि के माथे पर बदनुमा दाग की तरह चिपका रहने वाला है, उसे हमेशा सालता रहेगा। ये था आज की दुनियादारी में बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियां सुनते हैं। पहली सुर्खी कजाकिस्तान से है। यहाँ नए साल में एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर प्रोटेस्ट शुरू हुए थे। इसके चलते पीएम समेत पूरी कैबिनेट का इस्तीफा हुआ। आप सुन रहे हैं, रसोई गैस के दाम बढ़े, प्रोटेस्ट हुए, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद आपातकाल की घोषणा हुई, पर प्रदर्शनकारी पीछे नहीं उठे। अब उनका प्रोटेस्ट हिंसक रूप ले चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना और प्रदर्शनकारियों की मुठभेड़ में कई दर्जन लोग मारे जा चुके हैं। 1000 से ज़्यादा के घायल होने की खबर है। राष्ट्रपति कासिम जोमार्त तोकायेव, उन्होंने पड़ोसी देशों से सेना भेजने की अपील की है। रूस ने पीस कीपिंग फोर्स को भेज भी दिया है। यूरोपियन यूनियन ने कहा है संयम बरतिए। यूनियन ने रूस को भी चेतावनी दी, कहा कि कजाकिस्तान की संप्रभुता का सम्मान करें। हम जानते हैं कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद से कजाकिस्तान में पहली बार इस स्तर का विरोध देखने को मिला है। दुनियादारी के 5 जनवरी के एपिसोड में हमने आपको कजाकिस्तान में प्रोटेस्ट के बारे में विस्तार से बताया था। आप चाहें तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आज की दूसरी और आखिरी सुर्खी ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने पहुंचे टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच की मुश्किलें बढ़ रही हैं। उन्हें कुछ और समय तक इमिग्रेशन डिटेंशन में रहना होगा। 5 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद उनका वीज़ा रद्द कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है। नियम है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा लेने वाले हर स्टाफ, खिलाड़ी और दर्शक का फुली वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। जोकोविच को इससे छूट मिली थी, जिसके चलते सोशल मीडिया पर लोगों ने हंगामा किया। फिर सरकार ने वीज़ा रद्द किया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने कहा नियम सबके लिए बराबर है, किसी को छूट नहीं दी जा सकती। ऑस्ट्रेलिया फिलहाल कोरोना के बढ़ते मामलों से परेशान भी है। पिछले 24 घंटे में यहाँ पर कोरोना के 72,000 से ज़्यादा मामले सामने आए। आज का दुनियादारी यहीं खत्म होता है। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।